आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन जब आप इसे सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि यह हकीकत है। साल 2023 में एक लड़का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। घर वाले परेशान, पुलिस अलर्ट पर, मगर कोई सुराग नहीं। हर गली हर कोना छाना जाता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। फिर एक दिन एक भिखारी कुछ ऐसा खुलासा करता है कि पुलिस भी सन्न रह जाती है। एक गुमशुदगी का केस अब एक परफेक्ट क्राइम में तब्दील हो चुका था। बिना गवाह, बिना सबूत, फिर भी पुलिस ने इसे कैसे सुलझाया? और आखिर कौन था वो मास्टरमाइंड जिसने इस साजिश को रचा? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिमाग सन्न रह जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 8 जनवरी 2023 का दिन था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीगंगा पुलिस चौकी में सुबह की हलचल धीरे धीरे अपने चरम पर थी। एसएचओ विजय कुमार अपनी टेबल पर बैठकर रोजमर्रा की फाइलों में उलझे हुए थे। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। एक बदहवास युवक लड़खड़ाते कदमों से अंदर आने की गुजारिश कर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में बेचैनी और दर्द साफ झलक रहा था। एसएचओ विजय कुमार ने उसे गौर से देखा और तुरंत सामने पड़ी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोले, बैठिए, बताइए क्या परेशानी है? यहाँ कैसे आना हुआ? युवक ने कांपते हाथों से कुर्सी थामी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ बोलने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे गले में अटक गई हो। एसएचओ ने महसूस किया कि मामला गंभीर है। उन्होंने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया और नरम लहजे में दोबारा पूछा, डरिए मत, जो भी बात है खुलकर बताइए। युवक ने गिलास हाथ में लिया, एक घूंट पानी पिया और फिर कांपती आवाज में बोल पड़ा, साहब मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरा 26 साल का चचेरा भाई राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल रात किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दिया है। कुछ लोग उसे सरकारी अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह जब सुनील को इस भयावह घटना की खबर मिली तो वह भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां मोर्चरी में भाई की लाश देखकर उसके होश उड़ गए। शरीर पर गहरे जख्मों के निशान चोटों के गवाह बन चुके थे कि राजू की मौत सामान्य नहीं थी, यह एक नृशंस हत्या थी। सुनील की आंखों में आंसू छलक आए थे, लेकिन उसके शब्दों में दर्द के साथ साथ इंसाफ की गुहार भी थी। साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया इस केस को दर्ज करें और हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। मुझे न्याय चाहिए। सुनील कुमार की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके भीतर अपने भाई के लिए न्याय की लौ जल रही थी। उसकी भावनाओं से भरी गुहार सुनकर एसएचओ ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, आप चिंता ना करें। अभी आपकी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और हम पूरी तरह से उचित कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी होगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। न्याय हर हाल में मिलेगा। सुनील के चेहरे पर थोड़ी राहत झलकी, लेकिन दर्द अभी भी गहरा था। पुलिस की जांच अब शुरू होने वाली थी, एक ऐसे सच की तलाश में जो राजू की मौत के पीछे के हर रहस्य से पर्दा उठा सके। हत्या की आशंका को देखते हुए एसएचओ विजय कुमार एसआई मोहन लाल को साथ लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। मोर्चरी में रखी राजू की लाश देखकर उनकी अनुभवी नजरें फौरन जांच में जुट गईं। मृतक के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, लेकिन उसके खुले हुए मुंह से निकले झाग कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। बाएं कान और नाक से बहता खून, गर्दन पर गहरे रस्सी के निशान जिनमें खून जमा हुआ था, ये सब साफ इशारा कर रहे थे कि मौत सामान्य नहीं थी। कमर पर खरोंचों के 3 गहरे निशान यह संकेत दे रहे थे कि राजू ने अंतिम क्षणों में काफी संघर्ष किया होगा। एसएचओ विजय कुमार की आंखों में चिंता झलक उठी। मामला और भी संदिग्ध नजर आ रहा था। इसकी गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत एसपी अजय सिंह और सीईओ को सूचना भेज दिया।
अब यह जांच सिर्फ एक औपचारिकता नहीं रह गई थी, बल्कि एक गहरी साजिश की परतें खोलने का संकेत बन चुकी थी। यह घटना दिल दहला देने वाली थी, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दिया। हत्या के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे और न्याय की मांग उठने लगी। हालात की गंभीरता को देखते हुए एसपी अजय सिंह ने तुरंत एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व एएसपी सुरेश चंद्र और सीओ सुश्री पूनम के सुपरविजन में किया गया। टीम में एसएचओ विजय कुमार, एसआई मोहनलाल, हेड कांस्टेबल बलतेज सिंह, कांस्टेबल अविनाश, रमेश कुमार, अमनदीप, गुरतेज सिंह और महिला कांस्टेबल कैलन को शामिल किया गया। हर तरफ गुस्से और आक्रोश का माहौल था। पुलिस पर दबाव था कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इस केस की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी थी। पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी थी। हर सुराग की बारीकी से पड़ताल की जा रही थी और अपने विश्वस्त मुखबिरों को भी सतर्क कर दिया गया था। इलाके में लगातार दबिश दी जा रही थी ताकि कोई न कोई सुराग हाथ लग सके। इसी बीच 9 जनवरी 2023 को एक अहम मोड़ आया। एक मुखबिर थाने पहुंचा, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ एक 25-26 साल का दुबला पतला नौजवान था, जिसकी आंखों में डर और चेहरे पर थकान झलक रही थी। मुखबिर ने संजीदगी से एसएचओ की ओर देखा और कहा, साहब यह निरंजन है। यह भिखारी है, लेकिन इसने उस रात की वारदात को अपनी आंखों से देखा था। थाने में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी पुलिसकर्मियों की नजरें अब उस युवक पर टिक गईं, जो सहमा हुआ खड़ा था। क्या यह मर्डर मिस्ट्री अब सुलझने वाली थी? क्या यह युवक सच में कातिल तक पहुंचने में पुलिस की मदद कर सकता था? पुलिस अधिकारी सतर्क हो गए और पूछताछ शुरू करने के लिए उसे सामने बिठा लिया गया। निरंजन घबराया हुआ था। उसके कांपते होठ और डरी हुई आंखें साफ बता रही थीं कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे याद करके उसकी रूह तक कांप उठती है। एसएचओ विजय कुमार ने सख्त लेकिन संयमित आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ देखा साफ साफ बताओ। निरंजन ने इधर उधर देखा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि वह सुरक्षित है। फिर उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहना शुरू किया, साहब मेरा ना कोई आगे है ना पीछे, बस भीख मांगकर जैसे तैसे जिंदा हूँ। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर रात काटता हूँ तो कभी सड़क किनारे बने ठंडे वीरान चबूतरों पर। निरंजन की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में एक अनकहा भय साफ झलक रहा था। वह इधर उधर देखता जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से आगे झुककर फुसफुसाते हुए कहा, साहब अगर मैंने कुछ भी बताया तो वे लोग मुझे भी मार डालेंगे, वे बेहद निर्दयी हैं। उसकी सूखी कांपती उंगलियां अपनी फटी पुरानी शॉल को कसकर पकड़ रही थीं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। भय इतना गहरा था कि उसके होठों से निकले हर शब्द में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। अब यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह मौत और जिंदगी के बीच झूलती एक बेकसूर आत्मा की गूंज थी। एसएचओ विजय कुमार ने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, देखो निरंजन, तुम्हें पुलिस पर भरोसा है ना? हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने आगे झुककर उसकी कांपती आंखों में झांका और आश्वासन भरे लहजे में कहा, तुम बस मुझे सच बता दो, तुमने क्या देखा? तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान हम किसी को भी नहीं बताएंगे। तुम्हारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। साहब रात के करीब 12 बजे का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं उस दिन भागीरथी बोर्ड की एक दुकान के चबूतरे पर सोया था। ठंड ज्यादा थी, इसलिए कंबल में खुद को पूरी तरह लपेट रखा था। निरंजन का गला सूखने लगा। उसने कांपते हुए आगे कहा, अचानक एक आदमी की दिल दहला देने वाली चीख से मेरी नींद टूट गई। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि मेरी रूह कांप गई। डरते डरते मैंने कंबल के अंदर से ही सिर बाहर निकाला और देखा 3 लोग एक युवक को बेरहमी से पीट रहे थे। उनके हाथों में मोटे डंडे थे जो लगातार उस बेचारे के जिस्म पर बरस रहे थे। वह तड़प रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वे तीनों बिना रुके उसे मारते रहे जब तक कि उसकी चीखें पूरी तरह खामोश नहीं हो गईं। फिर वे लोग वहां से भाग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
एसएचओ विजय कुमार ने थोड़ा आगे झुककर कड़े लेकिन संयमित स्वर में पूछा, वे कौन थे? निरंजन। निरंजन की सांसें तेज हो गईं। उसने गले को तर करने की कोशिश की और कांपती आवाज में बोला, साहब उन तीनों में 2 आदमी थे और एक औरत थी। एसएचओ के माथे पर शिकन पड़ गई। मामला और भी पेचीदा लग रहा था। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम उन तीनों को पहचान सकते हो? निरंजन की आवाज और भी कांपने लगी। उसने घबराते हुए इधर उधर देखा और फिर हाथ जोड़ते हुए लगभग गिड़गिड़ा उठा, नहीं साहब, वहां बहुत अंधेरा था। मैं ठीक से कुछ देख नहीं सका और मैं बहुत डर गया था। अगर उन दरिंदों की नज़र मुझ पर पड़ जाती तो वे मुझे भी मार डालते। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बुझे हुए स्वर में बोला, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। उसकी आंखों में अब भी उस रात का खौफ था। वह सच जानता था, लेकिन मौत के साए से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एसएचओ विजय कुमार ने निरंजन की घबराहट को भांप लिया। वह जानते थे कि अगर जबरदस्ती की गई तो वह और भी डर जाएगा। इसलिए एसएचओ ने नरम लेकिन दृढ़ लहजे में कहा, ठीक है निरंजन, तुम बेफिक्र रहो। हम तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फिर एसएचओ ने आंखों में गंभीरता लाते हुए आगे कहा, लेकिन याद रखना, तुम भी इस बारे में किसी से कोई बात मत करना। जितना देखा जितना सुना सब भूल जाओ। अपनी जिंदगी वैसे ही जीते रहो जैसी अब तक जीते आए हो। निरंजन ने एक हल्की डरी हुई नजर एसएचओ पर डाली और फिर सिर झुकाकर सहमति में सिर हिला दिया। अब तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो हम फिर तुम्हें बुला लेंगे। एसएचओ की आवाज ने जैसे उसे हकीकत में लौटा दिया। वह बिना कुछ कहे तेजी से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, मानो कोई भारी बोझ लेकर जा रहा हो, एक खौफनाक राज का बोझ जिसे वह ना उगल सकता था ना निगल सकता था। पुलिस की अब तक की जांच से यह स्पष्ट हो चुका था कि मृतक राजू और की पत्नी आशा और का विकास और दीपक नाम के युवकों के साथ गहरा रिश्ता था। अब तक यह सिर्फ एक संदेह था, लेकिन निरंजन की गवाही ने इस प्रेम त्रिकोण की गुत्थी को और भी पुख्ता कर दिया था। अब पुलिस के पास सिर्फ कयास नहीं बल्कि एक चश्मदीद की पुष्टि भी थी। मामला अब महज एक हत्या का नहीं रह गया था, बल्कि इसमें साजिश, धोखा और जुनून के अंधेरे खेल की परतें खुलने लगी थीं। इसके बाद पुलिस ने फुर्ती से कार्रवाई करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर में शामिल तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके झूठ के पर्दे एक एक कर गिरने लगे। अंततः हत्या की सच्चाई पूरी तरह उजागर हो गई, एक प्रेम, विश्वासघात और साजिश से भरी खौफनाक दास्तान जिसने एक निर्दोष की जान ले ली थी। अब पुलिस के हाथों में सिर्फ कातिल ही नहीं थे, बल्कि वो सारे राज भी थे जो अब तक अंधेरे में छिपे हुए थे। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सुभाष चौक बस्ती नौहर के निवासी अमरचंद सरकारी नौकरी करते थे। उनकी बेटी आशा ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। हालांकि जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे। जब पिता को यह एहसास हुआ कि उसकी राहें भटक रही हैं, तो परिवार की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में उसका विवाह तय कर दिया। 14 फरवरी 2020 के दिन आशा की शादी हनुमानगढ़ की बस्ती पीलीगंगा निवासी फकीर चंद के बेटे राजू और से कर दी गई। अमरचंद को लगा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजू और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसने अपनी जिंदगी खेती किसानी में लगा दी थी, जहां हर दिन मिट्टी से रिश्ता निभाते हुए वह अपने परिवार का भविष्य संवारने की कोशिश करता था। शादी के बाद शुरुआती कुछ महीने राजू और आशा का दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे आशा का व्यवहार बदलने लगा। जहां एक ओर आशा रंगीन मिजाज और शौकीन स्वभाव की युवती थी, वहीं दूसरी ओर राजू और सीधा सादा मेहनतकश इंसान था। यह स्वभाव का अंतर उनके रिश्ते में दरार डालने लगा। राजू के लिए शादी प्यार और जिम्मेदारी थी, जबकि आशा के लिए यह बंधन जैसा लगने लगा। वह नई उमंगों और नई चाहतों की तरफ खींचने लगी, जिससे धीरे धीरे उसकी राजू के प्रति दिलचस्पी खत्म होती चली गई।
आशा चाहती थी कि उसका पति सिर्फ उसी के इशारों पर चले, हर वक्त उससे प्यार जताए, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन राजू और एक जिम्मेदार और व्यस्त इंसान था। खेतों में मेहनत करने के बाद वह घर आता तो थकान और जिम्मेदारियों में घिरा रहता था। उसकी दुनिया मिट्टी, फसल और परिवार तक सीमित थी, जबकि आशा की दुनिया सपनों, इच्छाओं और शौक में रंगी थी। धीरे धीरे जब राजू उसकी बेतुकी फरमाइशों पर ध्यान नहीं दे पाता, तो आशा चिढ़ने लगी। कभी कभी जब उसकी मांगें हद से बढ़ जाती, तो राजू उसे सख्ती से टोक भी देता, झिड़क भी देता था। लेकिन आशा को यह बर्दाश्त नहीं था। वह चाहती थी कि राजू सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो उसके दिल में असंतोष और बगावत की चिंगारी सुलगने लगी। राजू और की बेरुखी और उसकी सादगी से तंग आकर आशा ने अब उसकी परवाह करनी ही छोड़ दी थी। उनका रिश्ता नाम मात्र का रह गया था। इसी तरह 2 साल बीत गए। इस दौरान आशा 2 बच्चों की मां भी बन गई, लेकिन मां बनने के बाद भी उसके दिल की भटकन कम नहीं हुई। फिर एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात 22 वर्षीय दीपक और से हुई। दीपक न सिर्फ राजू का दोस्त था, बल्कि उसका दूर का रिश्तेदार भी था। दीपक श्री गंगानगर के गांव नूरपुरा ढाणी का रहने वाला था और प्लम्बिंग का काम करता था। आशा की मायूस और अधूरी जिंदगी में दीपक का आना एक नए मोड़ की तरह था। उसे इसमें अपना वो सपना दिखने लगा जो वह राजू के साथ नहीं जी पाई थी। वो मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कड़ी थी जिसने एक खतरनाक अंजाम की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। बाजार में आशा को देखते ही दीपक मुस्कुराया और चुटकी लेते हुए बोला, अरे भाभी, आज आप अकेली बाजार में? भैया साथ क्यों नहीं आए? आशा ने हल्की नाराजगी के साथ जवाब दिया, तुम्हारे भैया को मेरी परवाह कहाँ, वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। दीपक ने मौका भांपते हुए शरारती अंदाज में कहा, अरे भाभी जी, आप भी क्या बात करती हैं? भैया भले ही ना समझें, लेकिन हम तो हैं। आप जो हुक्म करें, आपका देवर हाजिर है। उसने मजाक में सिर झुकाते हुए हल्की मुस्कान बिखेरी। आशा ने एक पल सोचा, फिर आंखों में चमक के साथ कहा, ठीक है, मेरा आज सिनेमा देखने का मन है। दीपक ने झट से हामी भर दी, फिर तो बढ़िया है, आप कोई बहाना बना लीजिए, हम आज दिन का शो देख लेंगे। आशा ने हल्की मुस्कान दी, और यही एक नया रिश्ता पनपने की शुरुआत थी, एक ऐसा रिश्ता जो एक खौफनाक अंजाम की ओर बढ़ रहा था। दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन इस मुलाकात ने एक नया बीज बो दिया था। वैसे तो दीपक कई महीनों से आशा पर नजर रखे हुए था। उसकी खूबसूरती और बेपरवाह अंदाज उसे हमेशा से आकर्षित करते थे, लेकिन अब जब आशा खुद उसके करीब आ रही थी, तो दीपक के मन में ख्वाहिशों की आग भड़कने लगी। दीपक का एक गहरा दोस्त विकास भी था। दोनों साथ में प्लम्बिंग का काम करते थे और हर राज एक दूसरे से साझा करते थे। एक दिन विकास ने छेड़ते हुए दीपक से कहा, यार, तेरी भाभी आशा तो गजब की चीज है, तू उससे बात किया कर, बड़ी अच्छी औरत है। विकास के इन शब्दों ने दीपक के मन में एक नई सोच जगा दी, एक ऐसी सोच जिसने उसकी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाया। उसे महसूस हुआ कि जो अब तक बस एक सपना था, वह सच्चाई का रूप लेने लगा है। लेकिन यह कोई साधारण सफर नहीं था, बल्कि एक ऐसा खतरनाक खेल जिसमें लालच की चिंगारी, वासना की लपटें और साजिश का जहर धीरे धीरे घुल रहा था। हर कदम पर एक नई चुनौती थी, हर मोड़ पर एक नई साजिश, और दीपक अब उस दलदल में उतर चुका था जहां से वापसी मुश्किल थी। उस दिन खाना खाने के बाद दीपक आशा के साथ पिक्चर देखने जाने की तैयारी कर रहा था। माहौल हल्का और खुशनुमा था। लेकिन तभी सामने से विकास आता दिखा। दीपक ने जब उसे बताया कि वह आशा भाभी के साथ पिक्चर देखने जा रहा है, तो विकास ने एक शरारती मुस्कान के साथ जिद पकड़ ली, अरे वाह, तो बस तुम दोनों ही मजे करोगे, मुझे भी साथ ले चलो ना। आशा ने हल्की मुस्कान के साथ दीपक की तरफ देखा, लेकिन दीपक असमंजस में पड़ गया। यह शाम सिर्फ उसके और आशा के लिए थी, लेकिन विकास की जिद इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं थी। दीपक ने विकास की तरफ खींचते हुए देखा, यार, बड़ी मुश्किल से आशा भाभी आज फिल्म देखने को तैयार हुई हैं,
और तू भी आने की जिद पकड़ बैठा है। यार कबाब में हड्डी मत बन। विकास ने चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देख भाई मैं बस तेरे साथ चलता हूँ। अगर तेरी भाभी मना कर देंगी तो बिना कोई बहस किए वापस चला जाऊंगा। दीपक ने गहरी सांस ली और आशा की तरफ देखा। आशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में असमंजस साफ झलक रहा था। वह कुछ कहती इससे पहले ही विकास ने उत्साहित होकर कहा, चलो चलो देर मत करो फिल्म छूट जाएगी। जब दीपक और विकास सिनेमाघर पहुंचे तो आशा बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को तलाश रही है। दीपक ने गौर किया कि उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी झलक रही थी। वह चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन तभी आशा की नज़र उस पर पड़ी। उसने बिना कोई देरी किए हाथ से इशारा किया और दीपक को अपने पास बुला लिया। दीपक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बिना कुछ पूछे उसके पास चला गया। भाभी ये मेरा दोस्त विकास है, रास्ते में अचानक मिल गया तो सोचा आपको भी मिलवा दूं, दीपक ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया। आशा ने हल्की मुस्कान के साथ विकास को देखा और सिर हिला दिया। तभी विकास टिकट लेने खिड़की की ओर बढ़ गया। दीपक ने मौके का फायदा उठाते हुए धीरे से कहा, भाभी एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? आशा ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे अपने प्यारे देवर की कोई भी बात मैं भला बुरी कैसे मान सकती हूँ। बोलो क्या कहना है? दीपक ने थोड़ा झिझकते हुए गर्दन खुजलाई और संकोच भरे स्वर में बोला, भाभी दरअसल मेरा दोस्त विकास भी हमारे साथ पिक्चर देखना चाहता है। आशा ने हल्के से भौहें उठाईं और मुस्कान दबाने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है। चलो उसे आने दो फिर मैं बात करती हूँ, आशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उनके लहजे में एक रहस्यमय अंदाज था। दीपक के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब भाभी ना जाने क्या कहेंगी, उसने मन ही मन सोचा और बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। थोड़ी ही देर में विकास टिकट लेकर लौट आया। उसने मुस्कुराते हुए दीपक और आशा की ओर बढ़ाए और उत्साह से कहा, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। हल्की रोशनी में टिकट थामते हुए आशा ने विकास की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल झिलमिला रहा था। एक बात पूछूं विकास, आशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जी भाभी जी पूछिए, विकास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और नज़ाकत से थोड़ा झुक गया। आशा ने उसकी ओर देखकर शरारती अंदाज में कहा, चलो ठीक है, एक से भले दो और दो से भले तीन। वैसे विकास आज तुमने भी मेरा दिल जीत लिया। फिर वे दोनों का हाथ थामे हंसते हुए हाल के भीतर चल दिए। आशा तो पहले से ही हर माहौल में घुल मिल जाने वाली थी। अब इन दो जोशीले युवकों का साथ पाकर उसकी खुशी और भी बढ़ गई। इत्तेफाक से तीनों सीटें कोने से लगी हुई और साथ साथ थीं। आशा ने बीच वाली सीट चुनी तो दीपक और विकास उसके अगल बगल बैठ गए। जैसे ही पिक्चर शुरू हुई, पर्दे पर रोशनी फैली और माहौल में उत्साह घुल गया। इस बीच दीपक ने सबके लिए ठंडा और स्नैक्स भी ऑर्डर कर दिया था। तीनों पूरी तरह फिल्म के जादू में डूब चुके थे, कभी हंसते कभी रोमांच से सांसें थाम लेते। बड़े पर्दे पर चलती कहानी के साथ साथ उनकी दोस्ती भी एक नई उमंग से भर रही थी। फिल्म के दौरान दीपक और विकास ने हल्की फुल्की छेड़छाड़ शुरू कर दिया। कभी हल्की फुसफुसाहट तो कभी कोल्ड ड्रिंक पास करने के बहाने छू जाने की कोशिश। आशा ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी मुस्कान ने दोनों दोस्तों का हौसला और बढ़ा दिया। फिल्म खत्म होने के बाद तीनों हंसी मजाक करते हुए थिएटर से बाहर निकले। तभी विकास ने हल्के से मुस्कराते हुए कहा, भाभी जी जितनी खूबसूरत आप दिखती हैं, उससे कहीं ज्यादा जिंदा दिल हैं। किसी दिन हमारी जिंदगी में भी थोड़े रंग भर दीजिए। आशा ने शरारती मुस्कान के साथ दोनों की ओर देखा और छेड़ते हुए कहा, यार मैंने कब मना किया है? बताओ अब कहाँ आना है, कब आना है, इसकी व्यवस्था तो तुम दोनों ही करोगे। दूसरे दिन दीपक ने आशा को बुला लिया और उसे लेकर विकास के बताए घर हनुमानगढ़ चला गया। वहां तीनों को अपनी हसरतें पूरी करने का पूरा मौका मिला। दिन भर तीनों ने कई बार अपने जिस्मों की प्यास बुझाई। इसके बाद वे तीनों एक साथ मिलकर वासना का यह खेल खुलकर खेलने लगे थे। लेकिन कहते हैं, गलत काम ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता।
आशा की बेवफाई का राज भी ज्यादा दिन नहीं टिक सका। आखिरकार एक दिन सच सामने आ ही गया। किसी तरह उसके पति राजू को भनक लग गई कि आशा इन दिनों दीपक और एक अन्य युवक के साथ अक्सर घूमती फिरती है। राजू अपनी खेती बाड़ी में इतना व्यस्त रहता था कि उसे आशा की हरकतों की भनक तक नहीं लगी। वह सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, परिवार के अच्छे भविष्य के सपने बुनता, लेकिन उसकी दुनिया में जो तूफान आने वाला था उसका अंदाजा भी नहीं था। जब राजू को सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से से आग बबूला होकर उसने आशा को न सिर्फ खरी खोटी सुनाई बल्कि गुस्से में उसकी जमकर पिटाई भी कर दिया। घर में चीख पुकार मच गई और इस तूफान का असर पूरे गांव में फैलने में देर नहीं लगी। राजू का भरोसा टूट चुका था और अब वह खेती में पहले जैसा मसरूफ नहीं रहता था। कभी भी अचानक घर आ धमकता, जिससे आशा और उसके प्रेमियों के लिए मिलना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन विकास और दीपक नारी देह के ऐसे आदी हो चुके थे कि वो आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनकी हवस की आग ठंडी नहीं पड़ रही थी। वे बार बार आशा को फोन पर तंग करते, उसे मिलने के लिए उकसाते थे। आशा का जिस्मानी लालच अब हदें पार कर चुका था। अब वह सिर्फ छुप छुप कर मिलने से संतुष्ट नहीं थी, बल्कि विकास और दीपक के साथ हर हद तक जाने को तैयार थी। उनके साथ ग्रुप सेक्स करना अब उसकी ख्वाहिश से बढ़कर जुनून बन चुका था। लेकिन राजू की मौजूदगी उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा था। अब जब वह अचानक घर आने लगा था तो उनके गुप्त संबंधों पर खतरा मंडराने लगा। इसीलिए तीनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली, राजू को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश। अब खेल सिर्फ जिस्म की भूख का नहीं था, बल्कि एक जिंदगी खत्म करने की साजिश में बदल चुका था। षड्यंत्र के तहत आशा ने अपने चेहरे पर पश्चाताप और लाचारी का भाव ओढ़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आवाज कांप रही थी। वह अचानक राजू के सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। देखिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वह सिसकते हुए बोली। मैं मानती हूँ कि आपने मुझ पर शक दूसरों की बातों में आकर किया, लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे एक मौका दें। मैं कसम खाती हूँ कि ताउम्र आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। अपनी पत्नी को रोते देख राजू का कठोर हृदय भी पिघलने लगा। उसकी आंखों में भरे आंसू और कांपती आवाज ने उसके भीतर दया जगा दिया। लेकिन आशा के शब्दों ने उसके मन में एक हल्की सी खटास भी पैदा कर दिया। उसने अपने अंदर उमड़ते हुए भावनाओं को संभालते हुए गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में पूछा, तुमने कहा कि मैंने दूसरों के कहने पर तुम पर शक किया, इसका क्या मतलब है आशा? जी, एक दिन मैं बाजार गई थी, तभी रास्ते में दीपक मिल गया। वह फिल्म देखने जा रहा था तो मैं भी उसके साथ चली गई। आखिर दीपक रिश्ते में मेरा देवर भी तो लगता है ना। तो फिर मैंने कौन सा पाप कर दिया? आशा की आवाज भर्रा गई और वह फिर से रोने लगी। अच्छा, तो तुम उसके साथ फिल्म देखने गई थी? राजू ने एक फीकी हंसी के साथ कहा। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ। शादी के बाद मैं ही तो तुम्हें फिल्में दिखाने ले जाया करता था, लेकिन तुमने पिछले कुछ सालों से मुझसे कहा ही नहीं। आशा ने राजू की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है जी, तो अब आप ही मुझे कल फिल्म दिखाने ले चलिए। अगले दिन जब राजू ने दिन में आशा से फिल्म देखने चलने को कहा तो आशा मुस्कुराकर बोली, देखिए जी, अगर हम दिन में फिल्म देखने चले गए तो खेती का काम प्रभावित होगा, बच्चों की जिम्मेदारी भी है। क्यों ना हम रात का शो देखें? बच्चों को खाना खिलाकर और सुलाकर आराम से जा सकते हैं। राजू ने आशा की बात सुनकर हैरानी और खुशी से उसकी ओर देखा। वाह आशा, तुम तो अब बहुत समझदार हो गई हो, कहते हुए उसने मुस्कुराकर खाना खत्म किया और फिर खेतों की ओर निकल गया। इस दौरान आशा ने अपने प्लान के बारे में पहले ही विकास और दीपक को बता दिया था। 7-8 जनवरी 2023 की सर्द रात, जब वे पिक्चर का आखिरी शो देखकर लौट रहे थे तो ठंडी हवा के झोंके हल्की धुंध के साथ माहौल को और रहस्यमय बना रहे थे। आशा ने राजू का हाथ थामते हुए मुस्कुराकर कहा, सुनिए, कुछ देर पैदल चलते हैं ना? मौसम कितना सुहावना हो रहा है। राजू ने पहले थोड़ा अचरज से उसे देखा,
फिर हल्की मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों सड़क के किनारे धीरे धीरे टहलने लगे, जबकि पीछे कहीं अंधेरे में कोई और इंतजार कर रहा था। राजू पैदल ही सुनसान सड़क पर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में आशा की तस्वीर तैर रही थी, मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा के झोंके उसे सिहरन का एहसास करा रहे थे, लेकिन वह अपने विचारों में इतना डूबा था कि उसे इस वीरान सड़क का सन्नाटा भी नहीं खल रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से दो साए निकले, दीपक और विकास। उनके हाथों में चमकती हुई लोहे की छड़ें थीं। राजू कुछ समझ पाता इससे पहले ही वे टूट पड़े। वार पर वार चीखें हवा में घुल गईं। दर्द से तड़पता राजू अपनी बचाव की आखिरी कोशिश कर ही रहा था कि एक जानी पहचानी परछाई सामने आई, आशा। राजू की आंखों में उम्मीद जागी, मगर अगले ही पल यह उम्मीद दर्द में बदल गई। आशा ने भी उन दोनों का साथ देते हुए एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से राजू के सिर पर दे मारा। चारों ओर खून ही खून था। राजू की सांसें रुक चुकी थीं। गहरी रात के साये में तीनों ने अपने कपड़ों से खून पोंछा और ऐसे अलग अलग रास्तों पर चल दिए मानो कुछ हुआ ही नहीं है। राजू का खून से लथपथ शरीर सड़क किनारे पड़ा था। रात की काली चादर धीरे धीरे सिमट रही थी और पूरब से सूरज की पहली किरणें धरती को जगाने लगी थीं। एक बूढ़ा राहगीर उधर से गुजरा। जैसे ही उसकी नजर निर्जीव पड़े शरीर पर पड़ी, उसके कदम ठिठक गए। उसने कांपते हाथों से भीड़ को इकट्ठा किया। लोगों की आंखों में सवाल थे, चेहरे पर हैरानी थी। किसी ने कहा, शायद अभी सांस चल रही हो, जल्दी अस्पताल ले चलो। एक युवक दौड़कर पास की गाड़ी ले आया और बिना समय गवाए वे राजू को सरकारी अस्पताल लेकर भागे। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर आए, नब्ज टटोली पर चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। गहरी निगाहों से उन्होंने भीड़ की ओर देखा और सिर हल्का सा झुका दिया। अब बहुत देर हो चुकी है, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर मिलते ही राजू की पत्नी आशा भी अस्पताल पहुंची और दिखावे के आंसू बहाने लगी। लेकिन जब मृतक के ताऊ के बेटे सुनील ने लाश देखी तो उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। संदेह के बादलों से घिरा, वह तुरंत पीलीगंगा थाने पहुंचा और हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दिया। पुलिस ने जब हत्यारोपी आशा और उसके प्रेमियों दीपक व विकास से गहन पूछताछ की तो साजिश की परतें एक एक कर खुलने लगीं। सबूतों और बयानों के आधार पर तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, गगन ने नहीं सौतेलापन नंदनी ने किया और ममता ने आग में घी का काम किया। आज भी स्टोरी अपलोड करके आपको ये नाम सुना हुआ लगा कि नहीं? बिल्कुल मैम, जब कमेंट पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो ये नाम मेरे लिस्ट में पहले ही आता है। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, यह स्टोरी आपके चैनल में या कहीं और पहले भी सुना है। एनीवे वेरी सैड स्टोरी। मैम मैंने तो पहली बार ही सुनाया है। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, प्यार में बदला नहीं हो सकता, प्यार में सैक्रिफाइस होता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, बहुत ही दुखद घटना। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, कोई भी परेशानी का हल किसी का मर्डर करने से बिल्कुल नहीं होता है। मरने वाला मर जाता है, लेकिन जो मर्डर करने वाला होता है उसकी बाकी का जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जेल होती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून विवेक भाई। गुड आफ्टरनून सिस्टर, कैसे हो आप? आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डेविड सर ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समरदीप काम जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सायानी नंदी जी ने कमेंट किया है, आपके वीडियो के लिए वेट करती रहती हूँ। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा हुआ जो कातिल पकड़े गए। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलुरी जी ने कमेंट किया है, सच्चा प्यार त्याग करता है, बदला नहीं लेता, ममता ने जो किया वो गलत है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। एनवी टेलीकॉम नाम के आईडी से कमेंट आया है, सर स्टोरी बढ़िया है पर दुखद है, आप सुनाते भी बढ़िया हो। कविता को क्या मिला किसी का एकलौता बेटा मारने के बाद। सब बढ़िया है पर आपका एक ही कमेंट थैंक यू फॉर सपोर्ट यह बढ़िया नहीं है। आप हर को एक ही रिप्लाई देते हो। सर मैं जॉब भी करता हूँ इसलिए टाइम थोड़ा कम मिलता है, इसलिए ऐसा होता है। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जानवी अयान जी ने कमेंट किया है, मैं 3 महीने से आपका वीडियो सुन रही हूँ। आप बहुत अच्छा बोलते हो, वेरी नाइस। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, टेरेबल हॉरेबल स्टोरी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शब्बीर काबू जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून विवेक कुमार सर, बहुत अच्छी लगती है क्राइम कहानी सुनने में, आपके जुबानी। लव फ्रॉम फ्रूट मंडी श्रीनगर। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तहर भाई जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, नाइस सर जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कनकेव केवल जी ने कमेंट किया है, ओ माय गॉड बड़ी खतरनाक कहानी है भाई। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणपत सिंह भाटी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुमित अंबास्ता जी ने कमेंट किया है, सैडफुल स्टोरी ऑफ क्राइम। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, सर गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे लक्ष्मी रावत जी, नाज कश्मीरी जी, नीरा मेघ जी, राहुल जयकर जी, रेखा सोकल जी, जहीर डॉन जी, श्याम बहादुर गुप्ता जी, समीर जी, प्रशांत जी, रूही खान जी, गैरी शाह जी, आर सक्सेना जी, असदुल्लाह लघारी जी, बिमलेश शर्मा जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।